हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि लेटेस्ट बीपीएससी के फॉर्म की नोटिफिकेशन आई थी। आप सभी ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होगा, यानी आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। लास्ट डेट तो जा चुकी है, लेकिन अभी भी एडिटिंग की डेट चल रही है। यानी अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं अपने फॉर्म में अभी फिलहाल 29 नवंबर तक। अगर मैं बात करूं 67th बीपीएससी के नोटिफिकेशन की, तो इसके हिसाब से 23 जनवरी को आपका प्रीलिम्स कंडक्ट कराया जाना है। यानी 23 जनवरी को आपका इस बार बिहार पीसीएस का प्री कंडक्ट कराया जाएगा, जो टोटल 723 पोस्ट के लिए एग्जाम होगा। ओके, अगर मैं बात करूं बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न की, तो बेसिकली ये स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम है जो 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। पहला स्टेज जिसको आप बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, यानी कि यहाँ पर आपको ओएमआर शीट फिल कर आना है, एक ही पेपर लिया जाएगा 150 मार्क का। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं देन आप सेकेंड स्टेज की तरफ जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं मेन्स का पेपर। मेंस में टोटल 4 पेपर पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, आंसर्स आपको लिखकर आने होते हैं, जिसमें एक होता है जनरल हिंदी का पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल 100 मार्क का होता है। इसके अलावा 2 जीएस के पेपर, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और एक आपका ऑप्शनल का पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो ये होता है मेंस का पेपर। अगर आप मेंस पास होते हैं देन आप अपने मेंस के मार्क्स के साथ जाते हैं फाइनल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। टोटल 120 मार्क का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। जो आपका मेंस का पेपर है वो 900 मार्क्स का होता है और इसमें ये दोनों मार्क्स जुड़कर बनती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, जिससे पता लगता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं बिहार पीसीएस या स्टेट सिविल सर्विसेज का बिहार का। ओके, अभी हमारा टारगेट है 23 जनवरी, क्योंकि 2 महीने बाद आपका होने वाला है प्रीलिम्स। अब से एग्जैक्ट आपके पास 2 महीने बचते हैं। अब 2 महीने बाद होने वाले इस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मैं आपको कुछ पॉलिटी के यहाँ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो काफी बार पूछे गए हैं, तो आज हम उसे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बता दूं, क्योंकि प्रीलिम्स का जो आपका सिलेबस है, एक ही एग्जाम होता है, एक ही पेपर होता है 150 मार्क का। तो ये इसका पूरा ओवरऑल सिलेबस है, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के, कुछ क्वेश्चन इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी करंट अफेयर, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेनली ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ बिहार, और लास्ट हो जाता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। यानी कि अगर मैं बात करूं बेसिकली प्रीलिम्स के सिलेबस की, जो एक ही पेपर होता है, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, बिहार जीके, करंट अफेयर और प्लस कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैथ्स यानी जनरल मेंटल एबिलिटी के। अगर प्रीवियस लास्ट 4 ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको पता लगता है कि हर साल ही लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमें डिस्कशन करना है हमारे कौन से पोर्शन के बारे में, यहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं आपका यही सब्जेक्ट कवर कराती हूँ, तो मैं आज आपको पॉलिटी के रिपीटेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ यहाँ पर। तो चलिए सेशन को देर नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस पार्ट का नाम है पार्ट 18। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 है वो बात करता है टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की, कि हमारे देश में किस तरह के कितने टाइप के इमरजेंसी लगाए जा सकते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजन की बात की गई है। अंडर आर्टिकल 352 एक इमरजेंसी है, दूसरा इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, थर्ड वन अंडर आर्टिकल 360। तो बेसिकली ये 3 टाइप की इमरजेंसी की बात की गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें अंडर आर्टिकल 352, जिस इमरजेंसी की बात की गई है उसको बोलते हैं हम नेशनल इमरजेंसी या फिर इसे कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा जिसे आप बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज अंडर आर्टिकल 360, जिसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ये इमरजेंसी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आज आपको मैं कराने वाली हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी हमने देखा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 3 टाइप के इमरजेंसी की बात की गई है। पहला नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड वन इज प्रेसिडेंट रूल एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? यहाँ पूछ रहा है आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट? यानी हमारे देश के राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में पावर दी गई है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं या फंडामेंटल राइट के इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड कर सकते हैं? तो हमारे
एक इमरजेंसी है जिसकी बात करते हैं हम, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लगाया जाता है। इसमें एक कंडीशन जोड़ी गई है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी अनाउंस होता है अंडर आर्टिकल 352, इसके अनाउंसमेंट के इमीडिएट बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 359 पावर मिल जाती है। और ये पावर क्या बोलती है? अंडर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो हमारे दो फंडामेंटल राइट को छोड़कर, कौन से दो? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दो फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को के इंप्लीमेंटेशन पर सुप्रीम कोर्ट से लागू कराने के अधिकार को सस्पेंड कर सकती है, निलंबित कर सकती है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 359। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच पीरियड इट इज नेसेसरी टू अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट? जब भी अनाउंसमेंट की जाती है किसी भी टाइप की इमरजेंसी की, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी में आता है, वो इस तरह के अनाउंसमेंट करती है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट के बाद वो इमरजेंसी तभी कंटिन्यू रहेगी जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसको अपना अनुमोदन दे दे, उसको अपना अप्रूवल दे दे। तो अलग अलग इमरजेंसी के लिए अलग अलग टाइम पीरियड बात किया गया है। अगर हम इसको माने कि ये बात करा है आर्टिकल 352 की, तो अगर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की जाती है तो इसके लिए कंडीशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट के विद इन 1 मंथ, यानी 1 महीने के अंदर अंदर हमारे देश की संसद या फिर पार्लियामेंट को परमिशन देना कंपलसरी है। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन नहीं दी तो ये इमरजेंसी आगे कंटिन्यू नहीं होगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले ये जो ड्यूरेशन था ये 2 मंथ का था, लेकिन आफ्टर जो आपका थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगाया था 1975 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उस इमरजेंसी के खत्म होने के बाद एक नई पार्टी की सरकार बनती है देश में जिसको बोलते हैं जनता पार्टी की गवर्नमेंट, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट किया 1978 में। उस 44th अमेंडमेंट से ही ये प्रोविजन घटा दिया गया और बोल दिया गया 1 महीने के अंदर अंदर परमिशन कंपलसरी है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 मंथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। ओके, आई थिंक यहां पर कुछ ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन यूज्ड येट? यानी इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसे अभी तक हमारे देश में लागू नहीं किया गया, यानी कि अभी तक उसका हमने यूज नहीं किया है। तो टाइप्स ऑफ इमरजेंसी जब मैं डिस्कस करा रही थी, फर्स्ट टाइप की इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक देश में 3 बार लागू हो चुका है। सेकेंड टाइप की इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगभग हर साल ही देश के किसी न किसी राज्य में लागू हो जाता है, 100 से ज्यादा बार अभी तक लागू हो चुका है अगर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने की बात करें तो। थर्ड टाइप की जो इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अभी तक हमारे देश में लागू नहीं हुई है। हालांकि 1990 में ऐसी सिचुएशन बनी थी जब हमें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि 1990s के आसपास फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज करनी पड़ेगी, लेकिन उसी वक्त काफी सारे हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक ने बहुत कम इंटरेस्ट पर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन दे दिया था, फंडिंग कर दी थी, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी बच गई। बदले में हमने क्या किया था? हमने किए थे LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो यहां पर पूछा है कि कौन से टाइप का आर्टिकल अभी तक यूज नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, आर्टिकल नंबर 360 अभी तक हमने लागू नहीं किया है कभी भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी आपका इमरजेंसी से है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा इन नेशनल इमरजेंसी। तो देखो, जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है वो किस आर्टिकल के अंडर इंपोज की जाती है? अंडर आर्टिकल 352। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कब लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी? वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं? तो इसके लिए 3 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन, किसी देश ने अचानक से भारत पर हमला कर दिया हो, एक्सटर्नल एग्रेशन जिसे हम कहते हैं। दूसरा, वॉर, यानी कि हमारा और किसी और देश के बीच में वॉर चालू हो जाए, युद्ध चालू हो जाए। एंड द लास्ट वन इज इंटरनल लास्ट जिसको बोलते हैं आप आर्म्ड रिबेलियन या फिर सशस्त्र विद्रोह, यानी हमारे देश की जो सशस्त्र फोर्स, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया, रिबेलियन कर दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है। अब ऐसी स्थिति है और इस सिचुएशन में हमारे देश में चुनाव नहीं कराए जा सकते और हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया। क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम? क्या है संसदीय व्यवस्था? तो बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम में
जहां भी जिस भी देश में ये व्यवस्था पाई जाती है वहां पर गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के अंदर से बनता है। जैसे हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को मेजॉरिटी में सीट मिलती है वही पार्टी बाहर जाके क्या करती है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। तो ये वाला जहां स्ट्रक्चर है वहां पे गवर्नमेंट का टेन्योर किस पर डिपेंड करता है, लोकसभा पर। और आपको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। अगर इमरजेंसी लगी हुई है उसी बीच लोकसभा का 5 ईयर का टेन्योर पूरा हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार भी नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार लोकसभा से ही बनी है और बिना सरकार तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसके लिए क्या करा जाएगा, इमीडिएट इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, वॉर चल रहा है, ऐसी सिचुएशन है कि इलेक्शन नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अंडर आर्टिकल 352 अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई है और लोकसभा का टेन्योर पूरा हो रहा है तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है। अगर आफ्टर 1 ईयर भी सेम सिचुएशन बनी हुई है, नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू है, तो उसको फिर से वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकती है और ऐसे कितनी बार 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, अनिश्चित काल तक, इनडेफिनेट पीरियड तक, जब तक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर ओनली। लास्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। यहाँ पर जब आप लोग वो पढ़ेंगे, ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो कौन कौन से एक्ट लेकर आए थे, मैंने आपको बताया हुआ है अपने रेगुलर क्लासेस में। तो जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे उस समय उनके द्वारा काफी सारे एक्ट लाए जाते हैं 2 टाइम पीरियड में। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से रूल करती है, इनडायरेक्ट रूल, तब बहुत सारे एक्ट आते हैं। और जब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करती है क्राउन के नाम से, तब भी बहुत सारे एक्ट आते हैं। उन एक्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए यानी एक्ट के नाम दिए गए और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी बात उस एक्ट में की गई थी। तो अगर यहां पर पहला स्टेटमेंट देखिए, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि सेंटर में जो डायरकी सिस्टम है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1919? नहीं जी। तो आपको ध्यान रखना है, ओके, डायरकी सिस्टम जो है एक्चुअली जो है ये 1919 के एक्ट में द्वैध शासन प्रणाली जो है लाई गई थी सेंटर में। सेंटर में नहीं लाई गई थी, प्रांतों में लाई गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, अगर इसकी जगह स्टेट लिखा होता तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पोर्टफोलियो प्रणाली कब लाया गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के एक्ट में, बिल्कुल। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो लाया गया था और उस पोर्टफोलियो को 1861 के एक्ट में अनुमति दी गई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी दो हमें देखने की ही जरूरत नहीं है। फिर भी चाहे तो अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे बाई कैमरल सिस्टम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये लाया गया था आपका 1919 के एक्ट से। इसी तरह इंडिया में गवर्नर जनरल यानी भारत का गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया था, तो ये 1853 के एक्ट से नहीं बल्कि 1833 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आपको यहां से थोड़ा सा मैम मैं यूपीपीसीएस से हूं या तैयारी कर रहा हूं, वेरी गुड भाई। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। मेरा मोटिव इन क्वेश्चंस को कराना सिर्फ ये था कि भाई आपको थोड़ा आइडिया लग सके अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ। 23 जनवरी को है आपका बिहार प्रीलिम्स का पेपर। आप में से जितने भी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जो भी आपने प्रिपरेशन करी है या चल रही है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब देखो वो टाइम आ चुका है कि एक दिन भी आप अपना वेस्ट मत करें। पूरे 2 महीने बाद आपका पेपर होने वाला है, यानी 23 जनवरी को पेपर होना है। तो पूरा दिसंबर और जनवरी 2 महीने बचे, बिल्कुल ये पीक टाइम है आपकी प्रिपरेशन का। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कंप्लीट प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। यानी ये एक टारगेटेड बैच है। यहां पर हम बहुत तेजी के साथ में प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए सारी चीजें आपकी कवर कराने वाले, बहुत तेजी से। यानी हमारे इस क्रैश कोर्स से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलने वाले प्रीलिम्स में, चाहे हम बात करें जीएस पोर्शन की या बिहार जीके की या करंट अफेयर की या फिर हम बात करें आपके जनरल मेंटल एबिलिटी मैथ्स की। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और मैं चाहती हूं कि आप हमारे इस कोर्स से जुड़िए और जुड़कर एक डिटेल स्ट्रेटेजी के साथ में प्रिपरेशन चालू करिए। आप खुद भी जो पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन जो हमारे क्लास के आवर्स हैं इनमें लाइव आइए
इन बैचेस को ज्वाइन करो। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सब हम आपको क्लास में करा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ो, उसको याद करो और उसके बाद से जो आप एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं उनको करते रहिए। तो इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लास्ट 2 मंथ स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने चाहे साल में कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, यूपीएससी नहीं है, स्टेट का एग्जाम है, वो भी बिहार स्टेट का है, तो बहुत सही क्वेश्चन आते हैं, इजीली आप इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं करिए, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी बिल्कुल करिए, 1% भी सोचिए मत। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल करना है अड्डा 24/7। तो गूगल करेंगे आप अड्डा 24/7, उसके लिंक पर क्लिक करेंगे और बैच को सर्च करेंगे 67 बीपीएससी प्री सुपर हिट क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको व्यू ऑफर्स में जाकर मेरा कोड अप्लाई करना Y300। जैसे ही आप Y300 कोड अप्लाई करेंगे आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट के बाद ये कंप्लीट क्रैश कोर्स लाया गया है आपके लिए केवल 2000 में, यानी 2 महीने में 2000 में कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन इसकी क्लासेस की वैलिडिटी 6 मंथ तक होगी, यानी 6 महीने तक आप इनके क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 10 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इसकी क्लासेस चलेंगी दोपहर 11 से लेकर शाम के 6 बजे तक, यानी लगातार हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले 8 घंटे बीपीएससी का क्रैश कोर्स है। सुबह से लेकर शाम तक आप हमारे साथ पढ़ेंगे और जो हम आपको पढ़ाएंगे उसको आपको रिवाइज करेंगे और 2 महीने अगर आप हमारे साथ लगकर प्रिपरेशन कर लेते तो 100% प्रीलिम्स आपका इस बार बीपीएससी का कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो बिहार न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस की या फिर इंटरव्यू की, ऑप्शनल की डिटेल से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए कंप्लीट महापैक लाया गया बीपीएससी का। इस महापैक को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या मिलेगा, 1 साल तक जितने भी हमारे पेड कोर्सेज लाए जाएंगे वो सारे पेड कोर्सेज आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। लाइव क्लासेस तो 1 साल तक मिलेंगी ही मिलेंगी, प्री की, मेंस में इंक्लूडिंग है, ऑप्शनल भी सारे यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्लस वीडियो कोर्स भी। वीडियो कोर्स का मतलब है कि रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी जो चल रही है वो सब भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए टेस्ट सीरीज के लिए बच्चे काफी परेशान होते हैं, तो यहाँ पर हम आपको ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे और उसकी भी आपको जो भी आप आंसर्स लिख कर देंगे प्रॉपर कॉपियां चेक करके आपको दी जाएंगी। ठीक है, इतना ही नहीं, ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कंप्लीट एक पैक है, इसको ज्वाइन करें। इसे ज्वाइन करने के लिए भी सेम साइट पर जाना है, मेरा कोड Y300 अप्लाई करना है जिससे आपको 77% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है महापैक। लेकिन अगर ऐसे बच्चे जो एक चांस ले रहे हैं प्रीलिम्स को, तो आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए, 100% आपका प्रीलिम्स जो है बीपीएससी का इस बार क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके Y300 कोड अप्लाई करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम सेशन को यही रोकते हैं, मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। और इस बैच से जुड़ना मत भूलिएगा, मैं मिलूंगी आपको, पॉलिटी पढ़ाऊंगी हमारे इस क्रैश कोर्स में। थैंक यू।